In this video, we will cover these topics: meaning of object-oriented programming, why object-oriented programming is widely used, concepts related to object-oriented programming, and lastly, features of object-oriented programming. Then let's get started. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि OOP होता क्या है. मीनिंग ऑफ OOP. OOP stands for Object Oriented Programming. It is a programming paradigm based on the concept of objects which can contain data and code. OOP बेसिकली एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि जैसा इसका नाम ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो पूरे प्रोग्रामिंग का मेन अप्रोच ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट के पास अपना डेटा होता है और कोड होता है. ओओपी का मेन एम ये होता है कि ये डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखे, और जो डेटा उस फंक्शन के साथ बाइंड है केवल वही डेटा फंक्शन के द्वारा यूज़ किया जाएगा. कोई अदर पार्ट प्रोग्राम का अदर पार्ट फंक्शन उस डेटा को यूज़ नहीं कर सकता. ये ओओपी की एक फंक्शनैलिटी है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड किया जाता है बिकॉज ये इसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऐसे होने के कारण ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ वाइडली यूज्ड. इवोल्यूशन ऑफ ओओपी. ओओपी की ज़रूरत क्यों पड़ी और ओओपी इतनी क्यों यूज़ की जाती है. ओओपी जो है वो आज के टाइम पे वाइडली यूज्ड किया जाता है बिकॉज़ ये इसके पीछे एक रीज़न है. अगर हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहें तो हम प्रोसीजरल या फिर अदर प्रोग्रामिंग अप्रोच को अगर फॉलो करते हैं तो वो सुटेबल नहीं होता. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं. ओपी का इवोल्यूशन हुआ क्योंकि पीछे जितने भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स थे जो इसके पहले थे उनके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. तो हम अब ये समझते हैं कि आखिर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ. फेजेस ऑफ इवोल्यूशन. उप कॉन्सेप्ट कैसे आया और प्रोग्रामिंग के इवोल्यूशन को हम समझते हैं. मशीन लैंग्वेज सबसे पहले था. मशीन लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज था जो बाइट कोड के थ्रू हम कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते थे. कंप्यूटर बाइट कोड के थ्रू रीड करता था. मशीन लैंग्वेज पूरी तरीके से मशीन के ऊपर डिपेंडेंट था. दैट्स व्हाई मशीन लैंग्वेज इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स एंड लार्ज सॉफ्टवेयर्स. उसके बाद मोनोलिथिक अप्रोच आया. मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग अप्रोच वैसा अप्रोच था जिसमें से हम सिर्फ छोटे प्रोग्राम्स, स्मॉल प्रोग्राम्स को हैंडल कर पाते थे. इसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे जिसके थ्रू हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते थे. इसमें हम सिर्फ ग्लोबल डेटा को यूज़ करते थे. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट वेल सूटेड, और कहें कि ये सिक्योर नहीं था. डेटा की सिक्योरिटी मेन अप्रोच होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. इसमें डेटा सिक्योर नहीं होने के कारण इसमें भी बहुत सारी ड्रॉबैक रह गई. असेंबली और बेसिक, ये दोनों इसके एग्जाम्पल थे मोनोलिथिक अप्रोच के. मशीन लैंग्वेज के बाद मोनोलिथिक अप्रोच, उसके बाद आया प्रोसीजरल अप्रोच. प्रोसीजरल अप्रोच में हम फंक्शंस को यूज़ करते थे. सर्टेन फंक्शंस को यूज़ करके हम किसी भी टास्क को पूरा करते थे. लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि प्रोसीजरल अप्रोच में हम हमेशा ग्लोबल डेटा यूज़ करते थे. मोनोलिथिक को यूज़ करके हम स्मॉल साइज़ के प्रोग्राम को कर सकते थे, लेकिन प्रोसीजरल को यूज़ करके हम मीडियम साइज़ के प्रोग्राम को बना सकते थे. मतलब बहुत बड़े लार्ज प्रोग्राम्स को ये हैंडल नहीं कर पाता था, बट मीडियम साइज़ प्रोग्राम इसमें हैंडल हो जाते थे. प्रोसीजरल अप्रोच के अंदर फोर्ट्रान और कोबाल आते थे. फोर्ट्रान और कोबाल को कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते थे. इसके अंदर मेन ड्रॉबैक ये रह गया कि ये भी सिर्फ ग्लोबल डेटा को यूज़ करता था. मीन्स अदर फंक्शंस भी उसी डेटा के ऊपर काम करते थे जो पहले किसी फंक्शन के द्वारा यूज़ किया गया हो. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स. देन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच आया. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम उसी तरीके से डेटा और फंक्शंस को लिखते थे, बट ये लार्ज एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के लिए यूज़ किया जा सकता था.
बट ये बहुत ज़्यादा ही लेंदी प्रोसेस था बिकॉज़ कोड बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हमें देने पड़ते थे कंप्यूटर को किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, तो ये इसका ड्रॉबैक रह गया। सी और पास्कल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। देन लास्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम जितने भी ड्रॉबैक जैसे मशीन लैंग्वेज में जो ड्रॉबैक रह गया, मोनोलिथिक में, प्रोसीजरल में, स्ट्रक्चर्ड में, ये सभी ड्रॉबैक को हटाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे काम करते थे। ये ग्लोबल, लोकल हर तरीके का डेटा फॉलो करता था। सी प्लस प्लस और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात जब हम करते हैं तब हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग। ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कहें, कैरेक्टरिस्टिक कहें, फीचर्स कहें, जिनके कारण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अच्छा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो हम देखते हैं कि आगे इनका क्या यूज़ होता है, क्लास किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे इन कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करके किसी लैंग्वेज को बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को एनहांस करते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऐसे फीचर्स को कहाँ पे यूज़ करना है, ये हम डिटेल में आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला फीचर क्लास है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास को यूज़ करते हैं। क्लास होता क्या है? क्लास एक तरह का टेम्पलेट होता है। क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लास के अंदर वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करते हैं जो क्लास से रिलेटेड होते हैं। देन ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के पास अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिहेवियर होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक इंस्टेंस होता है क्लास का। अब जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं उस समय किसी भी मेमोरी एलोकेशन को नहीं किया जाता, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लास और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। Consider the class of cars. There may be many cars with different names and brand, but all of them share some common properties like all of them will have four wheels, speed limit, mileage range, etc. So here car is the class and others are its properties. अगर हम कार को एक क्लास कंसीडर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी माइलेज, उसकी स्पीड, ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। और अगर हम क्लास की कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी लाइक टाइप ऑफ कार, ब्रांड ऑफ कार डिफाइन करते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। क्लास का सिंटैक्स होता है, क्लास यहाँ पर एक कीवर्ड होता है जिसे हमें क्लास लिखना रहता है और क्लास का नाम लिखते हैं। यहाँ किसी भी सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होता है क्लास के का नेम स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर हम सेमीकोलन देते हैं। ये है सिंटैक्स क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो क्लास को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं जो एक कीवर्ड है, फिर क्लास का नेम देते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस रहता है, उसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर को वहाँ डिक्लेयर करते हैं, डेटा मेंबर डालते हैं, मेंबर फंक्शंस डालते हैं, और यहाँ क्लास को क्लोज कर दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा क्लास का नेम का ज़रूरत पड़ता है। हम क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। इस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट फीचर है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। दैट मीन्स अगर हम डेटा और फंक्शंस को एक ही साथ बाइंड करके रखते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल खुद क्लास है। क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। ये इनकैप्सुलेशन ही कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक टर्म है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म का मतलब है नेम सेम रहता है बट फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के एक एग्जाम्पल कहें या टाइप हो सकते हैं। Polymorphism has two types: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Again, compile time polymorphism has two types: method overriding and operator overloading, and runtime has virtual function. We will see these topics in detail further. Then ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फीचर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जब कभी कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस में किसी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस डेटा मेंबर डिक्लेयर किए गए हैं वो अदर क्लास के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर दो कॉन्सेप्ट आता है, सब क्लास एंड सुपर क्लास। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब क्लास? सब क्लास वैसे क्लास को कहते हैं जो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज़ को दूसरे क्लास से, उसे हम सब क्लास कहते हैं। और सुपर क्लास उसको कहते हैं जिसके प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जाता है सब क्लास के द्वारा, उसे हम सुपर क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर व्हीकल कोई क्लास है तो उस व्हीकल का फ्यूल अमाउंट कितना है, कैपेसिटी कितना है, अप्लाई ब्रेक्स कितना है, ये सभी उस व्हीकल क्लास के मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी मेथड और प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग क्लास के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे कि बस में भी वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, कार में भी वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं, ट्रक में भी वही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है। तो तीन डिफरेंट क्लास, बस, कार एंड ट्रक, ये तीनों किसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया? व्हीकल के। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि केवल इसेंशियल प्रॉपर्टीज को शो करना और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि यूज़र को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उसे केवल उतने ही इंफॉर्मेशन दिखाने रहते हैं, हमें उसके द्वारा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्शन इज़ द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग लिंकिंग को कहते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जब कभी एक प्रोसीजरल कॉल लिंक किया जाता है तो वो डायनेमिक बाइंडिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेन फंक्शन किसी अदर फंक्शन को कॉल करता है तो वो लिंकिंग के कारण ही कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है अदर फंक्शन के पास। इसी फीचर को हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। देन द नेक्स्ट फीचर इज़ मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या होता है? मैसेज पासिंग में ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये सभी मैसेज पासिंग के द्वारा होता है। मैसेज पासिंग एक तरीके से ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट होता है किसी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अगर हम किसी फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं तो ये मैसेज पासिंग कहलाता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इस वीडियो में हमने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंप्लीट किए, बट अगर हमें ये जानना हो कि किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हमें इन फीचर्स को कहाँ और कैसे किस तरीके से यूज़ करना है तो वो हम आगे की वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इनहेरिटेंस यूज़ होता है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ होता है, बाकी सभी चीज़ें किस तरीके से काम करती है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, ताकि हम किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।